गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस। मैं अंजन तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्लास 10 के बारे में पढ़ा। आज हम लोग क्लास 12 का जो नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले अब आज का जो दिन है 29 अगस्त हमारे देश में किसके लिए जाना जाता है? 29 अगस्त हमारे देश में जाना जाता है खेल दिवस के रूप में। इस खेल दिवस को सेलिब्रेट करने के पीछे हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा गया है? हॉकी का जादूगर। इन्होंने क्या किया है? ओलंपिक्स में भारत को कई बार गोल्ड मेडल जिताया हुआ है। तो ऐसे महान पुरुष के नाम पे आज का क्या मनाया जाता है? आज के दिन ही हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस। तो ऐसे ही उम्मीद है, आशा है कि आप सब भी खेलते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज हम भी आपको नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा, इन सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना होगा? समझना होगा। क्या करना होगा? समझना होगा। और इन टॉपिक्स को समझने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि भाई ये जो चैप्टर है ना, नाम ही आपका इस चैप्टर से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहे तो वो नाम ही समझना पड़ेगा आपको। यहाँ अब यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने क्या लिखा है? केमिकल काइनेटिक्स। नाम से ही है केमिकल काइनेटिक्स, यानी केमिकल की काइनेटिक्स की बात करेंगे। तो काइनेटिक्स होता क्या है? काइनेटिक्स किसे कहते हैं बेटा? आपने क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जब आप बात करते हो फिजिक्स की, तो फिजिक्स में काइनेटिक्स का मतलब ही क्या होता है? मोशन। क्या होता है? मोशन, यानी ट्रांसफर, मूवमेंट। अब किसका ट्रांसफर या मूवमेंट हो? केमिकल्स का। यानी अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें? केमिकल रिएक्शन। तो इन केमिकल रिएक्शंस में जनरली क्या होगा कि जैसे ही हम इन केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो, क्या फॉर्म हो? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को फॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है, कितना अमाउंट बन रहा है, ये सारी चीजें हम लोग किस चैप्टर में पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो एक बात आपको यहाँ पे और समझ के रखना है कि बेटा आज का हमारा जो ये वीडियो है, आज का जो हमारा ये सेशन है, वो सिर्फ इस पे है कि आपको पढ़ना क्या है केमिकल काइनेटिक्स में। यानी सिंपल से वर्ड में कहा जाए तो आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन है। यानी आज हम लोग सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में होने वाले चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बात करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या समझना होगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स किस टाइप के कंपाउंड में होता है? केमिकल कंपाउंड में होता है। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट समझना है तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि केमिकल काइनेटिक्स हम ऐसे केमिकल रिएक्शंस में देखते हैं जो कि ना तो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं और जो ना बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। यानी जो मीडियम कंडीशन में होते हैं ना, नॉट फॉर वेरी हाई, नॉट फॉर वेरी लो, या ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। तो ऐसे में जो रिएक्शन होती है उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही क्या कहलाएगा? केमिकल काइनेटिक्स कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब केमिकल काइनेटिक्स में दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है कि भाई केमिकल काइनेटिक्स जो है ना, इसमें आपको और क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना है? रेट। अब रेट कैसे आप पढ़ोगे? रेट को कैसे समझोगे? तो जो रेट होता है ना, रेट किस पे डिपेंडेंट होता है? चेंज पर। यानी यहाँ पे अगर हम रेट की बात करेंगे ना बेटा, तो दो चीज समझेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन और दूसरा चेंज इन टाइम। यानी अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो किसके साथ चेंज करेंगे? टाइम के साथ। तो ये बात किसकी करेगा? रेट की। अब यहाँ पे हमें रेट जो बात करनी होगी, यहाँ पे हमें रेट बात करनी होगी टू टर्म में। एक हमारा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस, और दूसरा हमारा क्या होगा? एवरेज। ठीक है। यानी एक चीज तो हमें यह समझना होगा कि भाई एक चेंज ऐसा होगा कि जो तुरंत ही हो जाता है, इमीडिएट, तो वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। यानी शॉर्ट टर्म चेंज क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। और लॉन्ग टर्म चेंज क्या होगा?
एवरेज। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ये एक्सप्लेन करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे हम समझेंगे। और हम यहाँ पे क्या समझते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी किस ऑर्डर में है, किस मॉलिक्युलरिटी में है। यानी तीसरी चीज़ हमें मॉलिक्युलरिटी भी समझना है। यानी इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो कुल मिलाकर आपको केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है ये समझना होगा, ऑर्डर क्या होता है ये समझना होगा, रेट क्या होता है ये समझना होगा आपको, और क्या समझना होगा, आपको समझना होगा कि हाफ लाइफ क्या होता है, आपको ये समझना होगा कि केमिकल कांस्टेंट कंडीशन क्या होता है, आपको और क्या समझना होगा, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी हर एक कॉन्सेप्ट आपको किससे समझ करना है, रिलेट करना है किससे, इसके मॉलिक्युलरिटी कंडीशन से, इसके रेट से। तो ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहली चीज़ केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई कहाँ होता है, मैंने बताया ही था कि केमिकल काइनेटिक्स इट इज़ फॉलोड बाय मॉडरेट रिएक्शन। यानी बेटा ये मॉडरेट रिएक्शन में होता है, ये फास्ट रिएक्शन में नहीं होता, या ये स्लो रिएक्शन में नहीं होता, यानी इन दोनों में ये नहीं होता। लेकिन हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेज़र नहीं किए जा सकते, ये मेज़र तो किए जाएंगे ना, लेकिन ये मेज़र कब किए जाएंगे, एडवांस लैब्स में। यानी जो लेबोरेटरी में आप मेज़र करते हो, जिस लेबोरेटरी में मेज़र करते हो वो नॉर्मल लेबोरेटरीज़ हैं। नॉर्मल लेबोरेटरीज़ में आप फास्ट और स्लो की तो बात ही नहीं करते। हाँ, स्लो को मेज़र कर सकते हो, लेकिन बेटा ये इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है ना कि जिसे आप कैलकुलेट करते करते थक जाते हो, और फास्ट इतना तेज़ी से हो जाता है कि आप देख ही नहीं पाते। यानी अगर आपको फास्ट और स्लो की बात करनी हो जाए तो फास्ट इतनी तेज़ी से हो जाएगा कि आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, और स्लो इतना धीरे हो जाएगा कि आप नहीं कैलकुलेट करना चाहोगे। लेकिन मॉडरेट जो होता है ये क्या होगा, ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा ना बहुत ज़्यादा स्लो होगा, और जब जो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होगा बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होगा तो उसको तो आप आसानी से कैलकुलेट भी कर लोगे। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जब भी आप मॉलिक्युलरिटी और इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप रेट ऑफ की रिएक्शन की बात कर रहे हो ना, तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है कि जो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, जो रिएक्शन है उसमें ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जब हम रेट की बात करते हैं, अब रेट कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो अब यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान देना है, रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बात करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant and product, reactant or product in time interval। अब यहां पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो किसे रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। यानी जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज, किसके, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, किसमें, टाइम इंटरवल में। तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऐसे मैं रेट लिख दूं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। अब ये मैंने लिख दिया। अब इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, कैसे समझना है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अब मैंने टाइम 1 लिया, यानी स्टार्टिंग टाइम लिया, तो उस टाइम में ये क्या था, ए था, और ये क्या था, 0। टाइम फर्स्ट के बाद ये क्या हो गया, 0, या 0 ना करके इसे A1 मान लें, यहाँ पे क्या आ गया, A2, और यहाँ पे इसे
B1 मान लिया और ये क्या हो गया B2। अब टाइम के साथ टाइम बदला, इनके वैल्यू बदल गए। क्या हुआ कि रिएक्टेंट चेंज हो गया और प्रोडक्ट चेंज हो गया। तब हम क्या करते हैं बेटा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट। अब सबसे पहला काम यहाँ हमें यही करना होगा, क्या निकालना होगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, बस सिंपल सा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं, रुको, चेंज को कैसे करोगे, इसमें से A1 माइनस A2 करोगे, यही तो चेंज हो रहा है। अब A1 माइनस A2 को ही हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ए। तो यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये आ गया। अब ये बताइए, आप अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब रिएक्शन होगा तो जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है, यानी आपके पास जैसे 10 किलो चीनी है, आप उससे चाय बना रहे हो, तो भाई जब स्टार्टिंग में लिए 10 किलो चीनी था, 10 kg शुगर, लेकिन आप चाय बनाते जा रहे हो, टी बनाते जा रहे हो, और कुछ समय के बाद, लगभग मान लेते हैं 10 दिन के बाद, तो क्या जब आप जो चीनी यूज कर ले रहे हो, क्या उतनी चीनी फिर से वो अपने आप जनरेट कर लेगा, ऐसा तो नहीं है। तब क्या करता होगा कि जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ, यूज के साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तब यहाँ पे हम साइन क्या लगाएंगे, माइनस। अब ऐसे ही जब हम रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं सिंपल सी वही बात लिखता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, यानी अब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तब क्या होगा, अब यहां से डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अच्छा, अब ये बताओ यहां पे साइन क्या आ जाएगा, प्लस। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करता है, और जो प्रोडक्ट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करता है। तो ये जो डिक्रीजमेंट है, इंक्रीजमेंट है, ये किनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट में क्या होता है, टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक चीज, दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि जब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट का एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज रिएक्ट करेगी, यानी जिस चीज से नया प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ना, नई चीजें तैयार कर रहे हैं, तो उसको अगर हम यूज करेंगे तो टाइम के साथ वो तो कम होगी ही होगी, और जो नई चीज बन रही होगी वो टाइम के साथ क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। तो इसीलिए रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज करता है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको ऐसे समझना है, अब जहां तक उम्मीद है आप सबको सारा ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना होता है कि अगर ऐसा है, रेट ऐसी है, तो आप रेट की यूनिट कैसे निकाल सकते हो। तो अब यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो ना, यूनिट ऑफ रेट, तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा, यानी अगर हमको रेट की यूनिट बतानी है तो रेट की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होगा और यूनिट ऑफ टाइम होगा। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, आपको पता होगा, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, सेकेंड। क्या होती है, सेकेंड। ये बात क्लियर। अब यहां से जैसे ही हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड। अब इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो मोल जो नीचे डिवाइड होता है वो अपर पोर्शन में क्या हो जाता है, इनवर्स कहलाता है। अब यहां से यूनिट ऑफ रेट क्या निकल के आया, मोल
लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या निकल के आ गया? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझना है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सामने कोई कॉफिशिएंट दिए गए हों, कॉफिशिएंट का मतलब है कि नंबर वैल्यू, यानी अगर कोई कॉफिशिएंट दिए गए हों तब आप उसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन के रेट कंडीशन में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ए बी बी क्या बन रहा है ऐसे, सी डी। तो अब अगर हमें रेट निकालना है, एक चीज आपको और दिमाग में बैठाना है कि जो रेट ऑफ रिएक्टेंट होता है, जो चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्टेंट होता है, वो चेंज ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तब अगर यहां से हम लिखेंगे तो ए के लिए क्या लिखेंगे, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं ROA या रेट, यहां ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, ए। तो मैं ऐसे लिख लूं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। साइन क्या होगा, अच्छा पहले ऐसे मैं मेंशन कर ही लूं, रेट बी, रेट सी, रेट डी। अब ये मैंने मेंशन कर लिया है चारों रेट। इसके लिए क्या होगा, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी होगा, इसके लिए डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होगा, इसके लिए डेल्टा डी बाई डेल्टा टी होगा। अब साथ ही साथ अब अच्छा चलिए, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये मैंने डिक्रीज करा दिया, और प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कॉफिशिएंट का क्या रोल होगा और उन कॉफिशिएंट से क्या समझेंगे। तो जो कॉफिशिएंट होते हैं ना, वो उन्हीं के कंडीशन में क्या करते हैं, रेट को डिक्रीज या इंक्रीज कराते हैं। तो इसीलिए कॉफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, 1/, के रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, -1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/b डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसके लिए क्या हो जाएगा, +1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और इसके लिए +1/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अब अगर किसी भी कंडीशन के लिए आपको ये समझना हो कि भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको उम्मीद है कि अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो अब मैं चाहूँगा कि आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप सबको इंट्रोडक्शन वाले दिन ही मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको लेंदी क्लास दी जाए, तो छोटी छोटी क्लास में करके अब मैं छोटी क्लास करूँगा, जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट टेक्निकली आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़े, आपको समझ में आना चाहिए। आप जैसे जैसे हर एक चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को सीख लेंगे, आपको आसानी होगी हर एक कॉन्सेप्ट को याद करने में, हर एक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैं आज आपसे इसी पे विराम लेता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सब अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।